सबने होमवर्क बनाया है जो मैंने दिया था कल, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का? यस सर, क्लासरूम पे यस सर। ये सेंड भी करती है। ओके। रागनी, रागनी क्लास में है? हाँ रागनी, मैंने बोला था ना कि तुम असाइनमेंट में अटैच करोगे, फ्रंट वाले स्क्रीन पे अटैच नहीं करोगे, वहां पे कॉपी चेक करने में दिक्कत होती है। मैंने देखा रागनी ने। बोले थे वीडियो भी बना के भेजेंगे, वीडियो बना के नहीं भेजे। हाँ अभी नहीं भेजा हूं मैं, वीडियो में बना के भेज दूंगा कि कैसे अटैच करना है। भेजिएगा तब देख के तब। अच्छा ठीक है चलो, ठीक है, क्योंकि आगे फ्रंट वाले पेज पे करते हो ना गूगल क्लासरूम के, तो उस पर कॉपी चेक नहीं होती है। जो असाइनमेंट वाला पार्ट है ना उसमें कॉपी चेक आसानी से होती है। ठीक है चलो, मैं आज पूरी कोशिश करूंगा कि मैं वीडियो बना के भेज दूं कि कैसे अटैच करते हैं। ठीक है, ओके सर। किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से? नो सर। नो सर। ओके, तो नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, ये चैप्टर में कैलकुलेशन तो बहुत कम है, लेकिन ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों? ये तुम्हारे मैथ्स के बेसिक से डील करता है। हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजें यूज तो करते हैं लेकिन उस चीजों के बारे में जानते नहीं है। तो इसका जो डिस्क्रिप्शन है ना, वो तुमको ये इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री देगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना कि आखिर इसमें हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ रहे हैं। कहीं कहीं, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पार्ट से डील कर रहा है, क्योंकि ये तुमको सॉल्व करना नहीं बता रहा है, ये तुमको बता रहा है कि हम ऐसी चीजें क्यों यूज करते हैं, उन सब चीजों से ये डील करेगा। तो उस सेंस में ये जो है ना थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर है। ठीक है, उस सेंस में ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो तुमको कुछ चीजें याद भी रखनी पड़ेगी इसमें, क्योंकि हम मैथ जैसे इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री है, तो ये चैप्टर के नाम से पता चल रहा है ना कि ये चैप्टर जो है ज्योमेट्री से डील करता है। तो अब देखो एक चीज ध्यान रखना, जो ज्योमेट्री हम लोग पढ़ते हैं ना उसको हम लोग बोलते हैं यूक्लिडियन ज्योमेट्री। दो तरह की ज्योमेट्री है मैथ्स में, एक है यूक्लिडियन ज्योमेट्री, एक है नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री। हम लोग जो ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं थ्रू आउट अभी तक, क्लास 9th में, 10th में, 11th में, 12th में जो भी ज्योमेट्री पढ़ेंगे वो हमारा यूक्लिडियन ज्योमेट्री है। ठीक है, नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। यानी कि यूक्लिडियन ज्योमेट्री वो ज्योमेट्री है जिसमें यूक्लिड्स के द्वारा पॉइंट आउट किए गए कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं। नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री ऐसा है जहां पे यूक्लिड्स ने जो भी बताया वो वैलिड नहीं है। फॉर एग्जांपल, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये यूक्लिडियन ज्योमेट्री में ट्रू है, नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री में ट्रू नहीं है। नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री में कुछ ऐसे भी ट्रायंगल्स हैं जिनका तीनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री से अधिक होगा। ठीक है, तो जो चीजें भी हमने पढ़ी है ज्योमेट्री में वो यूक्लिडियन ज्योमेट्री है। सबको समझ में आया ना कि हम लोग कौन सी ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं? यस सर। ठीक है, क्लास 6 में पढ़े हो, 5 में पढ़े हो, 7 में पढ़ रहे हो, 8 में, 9th में पढ़ रहे हो, 10th में पढ़ोगे जो ज्योमेट्री या 11th में, वो सारी यूक्लिडियन ज्योमेट्री है। नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री में हम लोग डील नहीं करते हैं। ठीक है, मैंने तुमको एक एग्जांपल दे दिया। फॉर एग्जांपल, जो ट्रायंगल का या क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है, ये यूक्लिडियन ज्योमेट्री में ट्रू है। नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री में ये गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो पहले हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री पे आते हैं। जो ज्योमेट्री का हिस्ट्री है ना, उसमें कुछ कंट्री जो है इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, कुछ कंट्री में ज्योमेट्री का कंट्रीब्यूशन कुछ कंट्री द्वारा बहुत अधिक है। जैसे एक सिंपल सा है, तुम्हारा ज्योमेट्री में जो कंट्रीब्यूशन है वो इजिप्ट, इजिप्ट कंट्री को जानते हो ना? यस सर। यस, उस कंट्री का ज्योमेट्री में बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंस कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, बहुत सारे मैथमेटिशियन भी हुए हैं इजिप्ट से, ठीक है, जिनका कंट्रीब्यूशन जो है मैथ्स में बहुत अधिक है। क्यों? क्योंकि इजिप्ट में तुम अगर हिस्ट्री पढ़े हो तो इजिप्ट में तुम अगर देखोगे तो वहां पे बहुत
बड़े बड़े स्ट्रक्चर क्रिएट किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल पिरामिड, एक कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है ना। Yes, sir. ये कहाँ Yes, बनता था? sir. इजिप्ट में बनता था ना, और ये बहुत पहले से बनता रहा था, जब मैथ्स का बहुत अधिक डेवलपमेंट नहीं हुआ था। अब तुम खुद सोचो कि वहां पे कैसे लोगों ने पिरामिड का स्ट्रक्चर तैयार किया होगा। ऑब्वियसली बात है, यानी उनके पास ज्योमेट्री का नॉलेज बहुत अच्छा खासा था, तभी तो उन्होंने पिरामिड को डेवलप किया, कंस्ट्रक्ट किया। अदरवाइज बिना ज्योमेट्रिकल नॉलेज के पिरामिड को कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इजिप्ट हो गया, ग्रीस हो गया, इन सारे कंट्री में ना ज्योमेट्री का बहुत अधिक नॉलेज था लोगों को। दूसरा, इंडिया में भी ज्योमेट्री का बहुत अधिक नॉलेज था। तुम लोग हिस्ट्री पढ़े हो, मेरे ख्याल से हिस्ट्री में कहीं तुम लोग को मिला है कि कोई पर्टिकुलर जगह पे ज्योमेट्री का बहुत अधिक यूज हुआ है हिस्ट्री में? No, sir. No, नो sir. सर, है। नो सर। तुम लोग ध्यान नहीं दिए होगे। सर क्लास 8 में, कौन क्लास सा 8 या किस सिविलाइजेशन में बहुत अधिक यूज हुआ है ज्योमेट्री का? मोहनजोदारो हड़प्पा। मोहनजोदारो हड़प्पा। तुमने पढ़ा है कि मोहनजोदारो या हड़प्पा में जो भी उन्होंने सोसाइटी बनाई थी ना, बहुत ही सोचे समझे तरीके से बनाई थी, और उन्होंने पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट का बहुत अधिक यूज किया था। अगर तुमको याद होगा, जितनी भी वो मोहनजोदारो या हड़प्पा सिविलाइजेशन था, उसमें उन्होंने जितनी भी स्ट्रीट बनाई थी ना, ऐसे घर बना दिया इधर, पैरेलल स्ट्रीट थी, बहुत सारे उसमें पैरेलल स्ट्रीट के कॉन्सेप्ट थे। तो ऑब्वियस सी बात है, ये पैरेलल और बहुत ही वेल प्लान्ड वे में सारी सोसाइटी को बनाया गया था। ऐसा नहीं कि कोई घर यहाँ कोई घर वहां, ऐसा नहीं बनाया गया था। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो सोसाइटी का वेल प्लान्ड एस्टेब्लिशमेंट था, ये किसकी मदद से आया है? ज्योमेट्री की मदद से आया होगा। तो तुम यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हो कि हमारे बहुत पुराने सिविलाइजेशन में भी ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो ज्योमेट्री जो है वो इधर 100-200 साल नहीं, बहुत पहले से जो है ज्योमेट्री का यूज करते आ रहे हैं। ठीक है, और अगर तुम ऑब्जर्व करोगे, बहुत सारे इंडियन मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ज्योमेट्री में अपना योगदान दिया था। एक दो नाम मुझे गिना सकते हो? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट हैं, और कोई मैथमेटिशियन? सर रामानुजन। रामानुजम का जो, हाँ रामानुजम भी थे। और ये तो दो ही मैथमेटिशियन, बस इंडिया में दो ही मैथमेटिशियन का नाम जानते हो? एस के नारायण। इसके नारायण नहीं, बहुत एंशियंट इंडिया में 800 बीसी या 500 बीसी पहले कोई इन सब के समय में मैथमेटिशियन का नाम जानते हो? सूत्र। नहीं, तब तो ये गड़बड़ है। ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ठीक है, तुम लोग को कम से कम अपने इंडिया के मैथमेटिशियन के बारे में तो जानना चाहिए। तो चलो, तुम लोग को एक प्रोजेक्ट वर्क मैं दे रहा हूं। ठीक है, ये तुम्हारा प्रोजेक्ट रहेगा। हर बच्चे जो है कम से कम 5 इंडियन मैथमेटिशियन के बारे में 5-5 पॉइंट, उनके द्वारा पता किए गए मैथमेटिक्स में जो कंट्रीब्यूशन दिया गया था, ऐसे 5 मैथमेटिशियंस के नाम तुमको लिखने हैं। समझ में आया तुम्हारा क्या वर्क रहेगा इस चैप्टर में? सर 5 इंडियन मैथमेटिशियन। ठीक है, इनका नाम लिखना है और इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है मैथमेटिक्स में, ये तुमको बताना है। ठीक है, कम से कम 2-3 कंट्रीब्यूशन तुमको बताने हैं इन 5 इंडियन मैथमेटिशियन के। ठीक है, अभी मैं टाइम दूंगा।
ठीक है। एग्जाम जब खत्म हो जाएगा ना, 22 तारीख से तुम्हारा एग्जाम स्टार्ट है, 22 तारीख के बाद तुम ये जमा करोगे, मतलब एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद तुम जमा करोगे, उसके 5 दिन बाद। ऐसा नहीं है कि अभी सर जमा ये करना है। 22 तारीख को है। हाँ, ये 22 तारीख से, ठीक है। ठीक है। सो 5 इंडियन मैथमेटिशियन का कंट्रीब्यूशन, और इसी ऑनलाइन। क्या ऑनलाइन, अभी इसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, क्लास टीचर तुम लोग को क्लास ग्रुप में बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, और 3 मैथमेटिशियन जो बाहर के हैं, मैं नाम बता दे रहा हूं जिनके बारे में तुम पढ़ोगे और उनके कंट्रीब्यूशन को बताओगे, ठीक है। 3 मैथमेटिशियन, पहले है थेल्स, दूसरा यूक्लिड, ठीक है। थेल्स जो मैथमेटिशियन है, इनके बारे में तुम जो है क्लास 10th में भी पढ़ोगे, थेल्स थ्योरम आया हुआ है, ठीक है, ज्योमेट्री में ही, सिमिलर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो थेल्स के बारे में बताओगे, और दूसरा है तुम यूक्लिड के बारे में बताओगे, यूक्लिड के बारे में भी तुमको लिखना होगा, ठीक है। इसके अलावा और मैथमेटिशियन जिनके बारे में तुम लिख सकते हो, पाइथागोरस। नाम और बता दे रहा हूँ। सर हाँ, पाइथागोरस। पाइथागोरस के बारे में भी लिख सकते हो। हाँ, पाइथागोरस इनके बारे में भी तुम लिखोगे, पाइथागोरस, ठीक है। सो इन 3 मैथमेटिशियन जो बाहर के हैं, इनके बारे में भी इनका कंट्रीब्यूशन लिखोगे, ठीक है, और 5 इंडियन मैथमेटिशियन के बारे में, ठीक है। ये तुम्हारा प्रोजेक्ट वर्क है इस चैप्टर का, ओके। सर चार्ट So- या फाइल में क्या ये अपने एक अलग से फाइल में बनाना, ठीक है। ओके सर। एक अलग से फाइल में बनाना एज अ प्रोजेक्ट, बिकॉज इट इज योर प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है। ये कॉपी में नहीं। फोटो भी पेस्ट करना है। फोटो नहीं पेस्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, अगर पेस्ट कर दोगे तो और अच्छा है, ठीक है। यस सर। रुकिए। और अच्छा चलो, मैंने ये इनका नाम नहीं मिटाया है, थेल्स, यूक्लिड एंड पाइथागोरस। ऊपर में था 5 इंडियन मैथमेटिशियन के बारे में लिखना। सर हो गया। ओके। सो थोड़ा सा तुम लोग क्या करोगे कि अपने चैप्टर 5 निकाले हो ना सब कुछ अपने बुक का? यस सर। तुम देखो पहला जो पेज है और जो दूसरा पेज है, तुम अगर देखोगे तो पहला और दूसरा पेज जो है वो पूरा का पूरा तुम्हारा हिस्ट्री है मैथ्स का। एक हिस्ट्री का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ना फर्स्ट सेकंड पेज पर, यस सर। है? यस सर। तो यस सर। तुम क्या करना कि इन फर्स्ट और सेकंड पेज को तुम लोग एक बार खुद से पढ़ोगे। कल मैं जो है किसी से भी पूछूंगा इस फर्स्ट और सेकंड पेज में क्या पढ़े हो, ठीक है। हिस्ट्री है, आराम से पढ़ सकते हो, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और इसमें भी तुम लोग को मदद मिल जाएगी, जो लिखना है इनके बारे में, इनके बारे में भी लिखने में तुम लोग को आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट और सेकंड पेज तुम लोग खुद से पढ़ोगे, ठीक है। जस्ट थ्योरेटिकल पार्ट है, हिस्ट्री है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है ज्योमेट्री का, और इनमें और किन किन कंट्री का कंट्रीब्यूशन रहा है उसके बारे में ये डिस्क्राइब किया हुआ है सारा चीज, ठीक है। तो ये खुद से लिखोगे, तुम लोग पढ़ोगे, ओके। नेक्स्ट मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूं वो यूक्लिड के डेफिनेशन, एक्सियम और पोस्टुलेट, इस टॉपिक से स्टार्ट करने जा रहा हूं, पेज नंबर 80, ठीक है। सो पेज नंबर 80 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। अब ज्योमेट्री में अगर तुम लोग आओ तो ज्योमेट्री में अगर रिकॉल करो अपने प्रीवियस क्लासेस को, तो ज्योमेट्री में तुम लोगों ने सबसे बेसिक, ज्योमेट्री का सबसे बेसिक पॉइंट, बेसिक कॉन्सेप्ट कहां से स्टार्ट होता है? ज्योमेट्री कहां से स्टार्ट होती है, किस कॉन्सेप्ट से? डेफिनेट।
किसके डेफिनेशन से? Point. Point. पॉइंट, यस, Point. पॉइंट। ज्योमेट्री का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही तुम्हारा पॉइंट है, ठीक है? तो ज्योमेट्री जो स्टार्ट होती है वो पॉइंट से स्टार्ट होती है। तो पॉइंट का डेफिनेशन तुम लोग जानते हो? पॉइंट किसको Sir. कहते हैं? कोई बताएगा? हाँ बताओ। A point is that which has no part. A Which has point that no- is a point is that which has no part. End points, sir. सर हम बोले। नहीं नहीं, Has no end सर हम point. बोले। नो No सर, end ए point. होगा। ए पॉइंट इज सर हम बोले। क्या बोल रहे हो बलराज, फिर से बोलो। A point is 0 dimension height. यस, इट इज अ ज्योमेट्रिकल फिगर, इट इज अ 0 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर, है ना? एक ज्योमेट्रिकल फिगर है ये। कैसा ज्योमेट्रिकल फिगर है? अगर डायमेंशन की मदद से डिफाइन करोगे तो इट इज अ 0 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर। और 0 डायमेंशन ज्योमेट्रिकल फिगर का मतलब क्या है? वैसे ज्योमेट्रिकल फिगर जिनका कोई लेंथ, ब्रेथ और हाइट नहीं होता है, वैसे ज्योमेट्रिकल फिगर को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट बोलते हैं। सबको समझ में आया? ये पॉइंट का डेफिनेशन ऑलरेडी क्लास 6-7 में ही पढ़े हो। A point is a geometrical figure Yes, having sir. no length, breadth यस सर। and height. वैसे ज्योमेट्रिकल फिगर जिनका लेंथ, ब्रेथ, हाइट नहीं होता है। अब दूसरा है लाइन, ठीक है? लाइन में अब तुम देखो, लाइन में दो तरह का पार्ट है, एक कर्व और दूसरा है स्ट्रेट लाइन, ठीक है? तो अब अगर हम लाइन वर्ड भी बोल रहे हैं ना, उल्टा मैंने कर दिया कर्व, ठीक है? कर्व में एक स्ट्रेट लाइन आता है और सिंपली एक लाइन आता है, ठीक है? लेकिन अगर हम लोग अब जनरली अपने ज्योमेट्री में क्या बोलते हैं ना, लाइन वर्ड बोल रहे हैं, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन ही हम कंसीडर करते हैं। बट लाइन का मतलब ये भी लाइन है, ये कर्व है मेरा, ठीक है? और स्ट्रेट लाइन का मतलब ये। तो इसको और इसको कैसे डिफाइन करोगे, कोई बता सकता है? इसको, स्ट्रेट लाइन को कैसे डिफाइन करोगे और इसको कैसे डिफाइन करोगे? एक कर्व को कैसे डिफाइन करोगे और स्ट्रेट लाइन को कैसे डिफाइन करोगे? सर कर्व Curve- लाइन डज हाँ, नॉट बोलो। ए स्ट्रेट लाइन। सर कर्व लाइन डज नहीं। नॉट ए Sir. स्ट्रेट लाइन। Sir, नहीं नहीं, कर्व लाइन, a straight नहीं। line has हाँ, बोलो। definite shape. स्ट्रेट लाइन है डेफिनेट शेप, ये थोड़ा सा ऐड कर सकते हो, बट थोड़ा सा और भी कुछ बताना पड़ेगा। It can कोई be और? present on dimensional, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन two-dimensional graph. 2 डायमेंशनल ग्राफ। चलो, और अब देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम किसी चीज को डिफाइन करते हैं ना, तो अपने प्रीवियस टर्म का यूज करते हैं। देखो, ये कर्व भी पॉइंट से बना होगा, ये कर्व भी किससे बना है? पॉइंट को ज्वाइन करने से बना है ना। स्ट्रेट लाइन भी किसको ज्वाइन करने से बना है? Point. पॉइंट को ज्वाइन करने से बना है। तो इसमें पॉइंट और इसमें पॉइंट, इसमें कैसे पॉइंट को जोड़े हो और इसमें कैसे पॉइंट को जोड़े, ताकि कर्व और एक स्ट्रेट लाइन बना है। तो हम बोलेंगे स्ट्रेट लाइन एक 1 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर है, ठीक है, जो कि पॉइंट के इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन से बना हुआ है। इसमें देखो, पॉइंट का हमने इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझते हो? इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन, इस वर्ड को समझते हो? व्हाट इज इवेंट? इवेनली डिस्ट्रीब्यूटेड है कोई चीज, या एक अनइवेनली डिस्ट्रीब्यूटेड है? इन दोनों का मतलब क्या है, कोई बताएगा मुझे? इवेनली मतलब इक्वल में, अनइवेनली मतलब अनइक्वल में। इधर उधर मतलब रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो हो गया अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। और इवन का मतलब है एक पैटर्न में हर चीज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इवन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यही होता है। तो हम बोल सकते हैं कि लाइन इज अ 1 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर in which points are distributed evenly. Can we make this statement? Yes, sir. एक 1 डायमेंशनल फिगर है जिसमें पॉइंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है? इवन। लेकिन कर्व में जो पॉइंट का डिस्ट्रीब्यूशन है, कर्व भी पॉइंट से बना है, बट ये किस तरह से बना है? पॉइंट का डिस्ट्रीब्यूशन इसमें क्या है? इवन नहीं है। अनइवन। इवन नहीं है। तुम देखो, कभी पॉइंट यहां चला गया, कभी ऊपर चला गया, कभी नीचे चला गया। तो कर्व जो है पॉइंट से ही बना है, बट पॉइंट का डिस्ट्रीब्यूशन इवन नहीं है।
स्ट्रेट लाइन जो है वो पॉइंट से ये भी बना है, बट इसमें जो पॉइंट का डिस्ट्रीब्यूशन है ये क्या है, इवन है। सबको समझ में आया व्हाट इज स्ट्रेट लाइन एंड व्हाट इज कर्व? Yes. sir. ठीक है, इसमें पॉइंट का डिस्ट्रीब्यूशन इवन है, इसमें पॉइंट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इवन नहीं है। देन वी विल गेट व्हाट, कर्व। और अगर इवन डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट से बन रहा है तो वो मेरा क्या बन रहा है, Straight line. स्ट्रेट लाइन। अब तो पॉइंट, कर्व, दूसरा है सरफेस। अब सरफेस में ही एक पार्ट और आ जाता है, प्लेन सरफेस। सो नाउ टेल मी व्हाट इज सरफेस एंड व्हाट इज प्लेन सरफेस? Yes. कोई बताएगा सरफेस और प्लेन सरफेस क्या है? सर सरफेस Sir, रफ a होता है और surface प्लेन is that अब sir, no इसको length डिफाइन will करने be के लिए हम किसका only. यूज करेंगे फिर? नहीं 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 नहीं, नहीं। मैंने क्या बोला, देखो कर्व को डिफाइन करने के लिए हमने पॉइंट का यूज किया, अब सरफेस और प्लेन सरफेस को डिफाइन करने के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे। तो इसकी मदद से हम इसको डिफाइन कर सकते हो क्या? हाँ Yes. बताओ, हाँ बताओ। सर सरफेस कैसे भी हो सकता है, रागिनी? ऊपर नीचे, और प्लेन सरफेस जो होगा स्ट्रेट होगा। हाँ ये तो लेकिन थोड़ा सा मैंने क्या बोला, इसका यूज करो। सर ये सरफेस जो है वे अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, सरफेस जो है वो कर्व से बनता है, और यस सर। सरफेस कर्व। जस्ट तुम ये अपने शर्ट को या अपने कपड़े को ले लो, शर्ट को ही। तो तुम ऑब्जर्व करते हो कि कपड़ा में हम एक एक थ्रेड को निकाल सकते हैं, Yes, निकाल sir. सकते हैं ना एक एक थ्रेड को। यस सर। अब एक एक थ्रेड मेरा किसको रिप्रेजेंट करेगा, कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। यस सर, कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। तो सर इसका बोर्ड मतलब में कि दिख रहा अगर है। बोर्ड नहीं दिख बोर्ड रहा नहीं है, दिख रहा. अच्छा एक मिनट एक मिनट तो एक बोर्ड मिनट, नहीं दिख रहा है। अच्छा जस्ट अ मिनट जस्ट अ मिनट जस्ट अ मिनट, अभी दिख रहा है? No sir. No, sir. No sir. बोर्ड नहीं दिख रहा। ठीक है ठीक है ठीक Sir, है, blood दिख रहा है. ओके ओके। अभी भी नहीं दिख रहा है? No sir. अब दिख रहा है सर। और सर अब नो सर सर। अभी दिखा. No sir, नहीं दिख रहा. दिख रहा है. नो सर। No sir. दिख रहा नो सर। No sir. No sir. नो सर नहीं दिख रहा है। हाँ हाँ ठीक है, अभी देखो। No sir, नहीं दिख रहा. No sir. और खराब हो गया सर। और खराब हो गया ये तो। और खराब हो गया? तो लेफ्ट करके ज्वाइन कीजिए, शायद से ठीक हो जाए। एक मिनट अभी देखो, अभी दिख रहा है? No sir. और से ब्लड दिख रहा है पूरे का पूरा। यस सर, दिख रहा सर है। दिख रहा था अब। सर दिख रहा। दिख रहा है? यस No, सर, sir. दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। No sir, नहीं. दिख रहा है? दिख रहा है. दिख रहा है? नहीं दिख रहा नहीं है. दिख रहा है सर। No sir, नहीं दिख रहा है.
अभी देखो नो सर नहीं दिख रहा है। नो सर नहीं सर नहीं दिख रहा है। दिख रहा है सर, हल्का धुंधला दिख सर रहा है, दिख रहा चलेगा। है। नो अब दिख सर। रहा है? नो सर। नहीं यस सर दिख रहा है। नो सर। नहीं दिख रहा है नो सर। सर। नो सर नहीं दिख रहा है। सर दिख रहा है सर, दिख रहा है। दिख अब रहा है? यस सर अब यस सर दिख रहा है। यस सर। यस सर दिख रहा है। नो सर। ओके, यस सर दिख रहा है। दिख रहा है। दिख रहा है। दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। सर दिख रहा है। ओके, सो सरफेस को हम कैसे डिफाइन, अब जैसे देखो, ये अगर मैं ऐसे अगर शर्ट को रखा हूं, ठीक है, या एक पेज को ही ले लो, अब देखो। सर जैसे हमारा लैंड हो गया, ग्राउंड हो गया। हाँ, तुम जस्ट हम इसकी मदद से इसको डिफाइन करना चाहते हैं। तो अगर तुम मान लो, ये देखो, ये सरफेस है ना, ये सरफेस है, यस सर है। ये सरफेस है, तो यहाँ पे ये सरफेस किससे बना है? कर्व से। एक एक कर्व। कर्व को अगर हम ज्वाइन करते जाएं तो मेरा सरफेस क्रिएट हो जाएगा। उसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये शर्ट या कपड़ा, कपड़े में एक एक Yes. थ्रेड को ही, एक थ्रेड मेरा कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमने एक एक थ्रेड को ज्वाइन करके एक प्लेन बना दिया ना। कैन वी से दैट दिस क्लॉथ इज व्हाट? प्लेन। सर नहीं दिख रहा है। अब छोड़ो ना, अब दिखने की बात नहीं है, क्योंकि अभी मैं बोर्ड पे कुछ नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, वो अपने आप आ जाएगा, नेटवर्क इशू है थोड़ा सा। सबको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? यस यस सर। सर। यस यस जो सर। जो हमारा मैं भी लिख कुछ नहीं रहा हूं, जो मेरा क्लॉथ का कपड़ा है, जो तुम्हारे पास क्लॉथ है, उसका कपड़ा जो है वो कैसे बना है? थ्रेड से बना है। थ्रेड मेरा क्या है? कर्व है, यस है ना? सर। तो Yes, अगर यस सर। अब सरफेस और प्लेन सरफेस में क्या डिफरेंस है वो देखो। सरफेस में जो कर्व है ना, वो मेरा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन प्लेन सरफेस में जो है, प्लेन सरफेस मेरा किससे बना होगा? स्ट्रेट लाइन से बना होगा। स्ट्रेट लाइन को ज्वाइन करने से जो सरफेस बनता है, वो सरफेस मेरा क्या कहलाता है? प्लेन सरफेस। और प्लेन सरफेस में मेरा जो स्ट्रेट लाइन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इवन होता है। समझ में आया मैंने क्या बोला? यस यस सर। सर। यस सर। यस ठीक है, तो यस तुम देखो, हमने कर्व और स्ट्रेट लाइन को डिफाइन करने के लिए किसका यूज किया? पॉइंट का। और जब सरफेस और प्लेन सरफेस का डेफिनेशन दे रहे हैं, हम किसका यूज कर रहे हैं? कर्व और स्ट्रेट लाइन का। स्ट्रेट लाइन। कर्व और स्ट्रेट लाइन का। तो सरफेस क्या है? सरफेस इज टू डायमेंशनल, यू कैन से surface is a two dimensional geometrical figure which is formed by curve, where the distribution of curve is not even. But what is plane surface? Uneven. Plane surface is also a two dimensional figure which is formed by a But straight it line. has equal distribution. and it will have even distribution of straight line. सबको समझ में आया? What is surface and plane surface? यस सर। यस सर। ओके, सो हमने पॉइंट, कर्व, सरफेस, प्लेन सरफेस, ये तीन वर्ड यू डिफाइन कर दिया। तो एक आखिरी अब आता है हमारा सॉलिड सरफेस, फोर्थ, सॉलिड सरफेस। सो मुझे बता सकते हो अब ये सॉलिड पोर्शन क्या होगा? सॉलिड का मतलब होता है सर ठोस, एक जैसा उसका शेप हो जाता है। तो सॉलिड किससे बना होगा? सॉलिड सरफेस या जो सॉलिड सरफेस होगा वो किससे बना होगा? सर सॉलिड सरफेस दोनों से बन सकता है, कर्व और किससे? स्ट्रेट लाइन दोनों से ही। कर्व और स्ट्रेट लाइन। नहीं, जो सॉलिड सरफेस है वो मेरा सरफेस से बनता है। देखो, तुम अगर ध्यान देते जाओ, हमने 0 डायमेंशन से 1 डायमेंशन बनाया, 1 डायमेंशन से 2 डायमेंशन बनाया, 2 डायमेंशन से मेरा क्या बनेगा? 3 डायमेंशन। थ्री डायमेंशनल। ठीक है, ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। जब भी तुम हायर डायमेंशन का ऑब्जेक्ट बनाओगे ना, तो तुमको अपने पीछे वाले डायमेंशन के ऑब्जेक्ट का यूज करना पड़ेगा। ये 0 डायमेंशन था, तो इसकी मदद से हमने 1 डायमेंशन बनाया, 1 डायमेंशन की मदद से हमने 2 डायमेंशन बनाया, अब 2 डायमेंशन की मदद से हम क्या बनाएंगे? 3 डायमेंशन। तुमको मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। अब तुम जो गेंद, मुझे बता सकते हो किस प्लेन सरफेस से बना हुआ होगा? कोई मुझे बताएगा? जो तुम्हारा बॉल है वो किस प्लेन सरफेस से बना हुआ होगा?
बता सकते हो? नहीं जानते हो? एक सर्कल से तुम देखो, अगर एक सर्कल को इसके डायमीटर के लॉन्ग रोटेट कर दो, तेजी से रोटेट करो, तो तुमको एक सॉलिड सरफेस जनरेट मिलेगा? नहीं मिलेगा? यस सर। Yes, sir. और वो Yes, सॉलिड sir. वो सॉलिड सरफेस क्या होगा मेरा? Sphere. स्फीयर होगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और ये जो सर्कुलर डिस्क, अगर तुम एक सर्कल थ्रेड वाइज लोगे तो होलो स्फीयर मिलेगा, लेकिन अगर एक प्लेन सर्कल ले लो, सर्कुलर डिस्क ले लो, तो सर्कुलर डिस्क को जब तुम रोटेट करोगे तो एक सॉलिड बॉल मिलेगा। नहीं मिलेगा? यस इसी तरह तुम अगर एक रेक्टेंगल ले लो, ये जस्ट इमेजिनेशन की चीज है, रेक्टेंगल को अगर मैं लेंथ के अबाउट बीच में ऐसे रोटेट करने लगूं तो क्या बनेगा? कोई मुझे बता सकता है? Cylinder. सिलेंडर, यस राइट। ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि नहीं? Sir. यस सर। तुम देख रहे हो ना कि जितने भी हमारे थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हैं, उसको अगर मुझे बनाना है तो हम क्या कर रहे हैं? टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं। नहीं, यस Yes, sir. यस सर। इसी तरह तुम अब तुम ये देखो, जस्ट एक ट्रायंगल को ले लो, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल को, और इसको तुम इसके जो बेस पर परपेंडिकुलर है इसके अबाउट अगर रोटेट करोगे तो कौन बनेगा? Cone. Yes, अगर Yes, रोटेट sir. करोगे sir. और Yes, sir. तुम जान ये अब तुम देख रहे हो, ये जितने भी सॉलिड ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं, इनको बनाने के लिए हम एक टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं। ठीक है? Yes, तो sir. एक सॉलिड सरफेस जो है वो एक टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट से बनेगा। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन इवन भी हो सकता है, अनइवन भी हो सकता है। ठीक है, हम लोग इतना डिटेल में नहीं जाएंगे सॉलिड स्फीयर के बारे में, क्योंकि सॉलिड स्फीयर में थोड़ा सा टिपिकल ज्योमेट्रिकल फिगर भी आ जाएगा। ये सारी ऐसी फिगर है जो तुम अपने डे टू डे लाइफ में देखे हो, बट कोन में हम लोग ना एक पर्टिकुलर टाइप का ही कोन देखे हैं। ठीक है, जो जिसको हम लोग बोलते हैं राइट सर्कुलर कोन। इसके अलावा भी बहुत तरह के कोन होते हैं जो हम लोग नहीं देखे हैं जनरली। इस तरह सिलेंडर भी हम लोग जो जानते हैं वो राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है, बट राइट सर्कुलर सिलेंडर के अलावा भी बहुत सारे सिलेंडर हैं जो हम लोगों ने जनरली नहीं देखा है, देखे हैं लेकिन हम लोग को नहीं पता कि वो सिलेंडर है। ठीक है, तो इसलिए मैं अधिक डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैंने तुमको एक आइडिया दे दिया कि 0 डायमेंशन से 1 डायमेंशन बन रहा है, 1 डायमेंशन से 2 डायमेंशन बन रहा है, और 2 डायमेंशन से क्या बन रहा है? 3 डायमेंशन बन रहा है। नहीं, ये चीज सबको समझ में आई? ठीक है, तो ये पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने एक तो ऑब्जेक्ट जो ज्योमेट्रिकल टर्म है, पॉइंट, कर्व, सरफेस और सॉलिड सरफेस, इसको सीख लिया। अब दूसरा, अब इसी की मदद से हमने जो है 0 डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, इसको भी सीख लिया। क्यों? ये सारे पार्ट जो है वो ज्योमेट्री से रिलेटेड है, ज्योमेट्री के अंदर ही हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ये पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये टर्म जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोगों ने बहुत बार देखा है लेकिन हम लोगों ने कभी भी इसको ऑब्जर्व नहीं किया है, तो ये चीज अभी हम लोग देखेंगे। क्या है वो चीज? ये देखो, नेक्स्ट जो टर्म हम लोग पढ़ रहे हैं, डेफिनेशन। डिफाइन करते हैं ना किसी चीज को, तो हम लोग उसको क्या देते हैं? डेफिनेशन देते हैं। इसमें जनरली लोग गलती करते हैं, डेफिनेशन में हम कुछ भी बोल देते हैं। ठीक है, मैंने बहुत बार बोला भी है, डेफिनेशन किसी, अब ज्योमेट्री में किसी चीज रहे हो तो तुम कैसे डिफाइन करोगे? ठीक है, इस पे आते हैं हम लोग। तो हम जब भी किसी चीज को डिफाइन करेंगे ना, तो हम हमेशा वैसे टर्म का यूज करेंगे जिसका डेफिनेशन हमने पहले दे रखा है। हम वैसे किसी भी टर्म का यूज नहीं करेंगे जिसका डेफिनेशन हम नहीं जानते। ठीक है, ये बहुत बार क्लास में बोला गया है ना कि हम हमेशा वैसे टर्म का यूज करते हैं अपने डेफिनेशन में जिसको हम लोग ऑलरेडी पहले से जानते हैं। हम वैसे टर्म का यूज नहीं करेंगे जिसको हम नहीं जानते, तो वो मेरा डेफिनेशन जो है वो कंप्लीट नहीं है। क्यों? उस डेफिनेशन के अंदर कुछ ऐसे टर्म ऑलरेडी आ गए जिनको हमको फिर से डिफाइन करने की जरूरत पड़ेगी, तो डेफिनेशन मेरा इजी कैसे हो सकता है? डेफिनेशन देने का मतलब क्या है? उस चीज को हमने अच्छे से डिफाइन कर दिया, यानी कि उसको पढ़कर कोई भी समझ सकता है कि हम क्या बता रहे हैं।
समझ में आ रहा है डेफिनेशन का मतलब क्या है? Yes, sir. Yes, sir. यस ठीक है, अब जैसे मैं तुमको एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, नेचुरल नंबर का डेफिनेशन अगर हम बोलते हैं तो जनरली बच्चे क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर का डेफिनेशन? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। अब यहां पे देखो अनडिफाइंड टर्म क्या है? काउंटिंग नंबर। ऑब्वियसली सामने वाले को समझ में नहीं आएगा कि आखिर ये काउंटिंग नंबर क्या होता है, तो अब तुमको काउंटिंग नंबर उसको बताना पड़ेगा। बहुत लोग नेचुरल नंबर का डेफिनेशन देते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे अनडिफाइंड टर्म क्या है? इंटीजर। इंटीजर हमने डिफाइन किया पहले क्या? सबसे पहले तो हम नेचुरल नंबर पढ़ते हैं ना, लेकिन बड़े होने के बाद हम लोग क्या है, नेचुरल नंबर का जो बेसिक डेफिनेशन है वो भूल जाते हैं। हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो ये डेफिनेशन सही है क्या? नहीं। क्यों? अगर तुम किसी पर्सन को फर्स्ट टाइम बता रहे हो तो वो क्या समझेगा व्हाट इज पॉजिटिव इंटीजर? वो तो यही पूछेगा ना कि ये पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है। तो ये डेफिनेशन मेरा कंप्लीट नहीं है। डेफिनेशन देने का मतलब क्या है? हम उसमें Yes, number. हम उसमें वैसे टर्म का यूज करें जिसको हम पहले से जानते हैं, हमको उसको फिर से डिफाइन ना करना पड़े। ये चीज सबको समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. तो ये चीज तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने तुमको बताया, क्योंकि ये जब तुम एक्सरसाइज करोगे ना तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। सबको ये पेज नंबर 80 निकालो। पेज नंबर 80 का, पेज नंबर 80 के बाद 81 निकालो। चलो 81 81 ठीक है। अब 81 में जो फर्स्ट पैराग्राफ है 81 में, अ सिमिलर प्रॉब्लम अराइज इन डेफिनेशन टू एबव सिंस इट रेफर टू ब्रेथ एंड लेंथ। यानी कि हमको थोड़ा सा पहले से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मैं सबने पेज निकाल लिया 81? Yes. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा 81 को पढ़ो। इसने किसी चीज को डिफाइन किया है, ठीक है, और उस डेफिनेशन में उसने वर्ड यूज कर दिया ब्रेथ एंड लेंथ, नाइदर ऑफ विच हैव बीन डिफाइंड। तो अब तुम किसी चीज को डिफाइन करने में लेंथ ऑफ ब्रेथ का यूज कर दोगे तो ऑब्वियस सी बात है, किसी पर्सन को अगर तुम लेंथ ऑफ ब्रेथ की मदद से कुछ समझा रहे हो तो उसको तो समझ में नहीं आएगा ना, वो तो पहले ही पूछेगा कि ये लेंथ ऑफ ब्रेथ होता क्या है। तो हमको इसका मतलब लेंथ ऑफ ब्रेथ को भी यूज करना, डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये पहले उसने लेंथ ऑफ ब्रेथ कहीं यूज किया है, उसी चीज को ये रेफर कर रहा है। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे ये बता रहा है, बिकॉज ऑफ दिस few terms are kept undefined while developing any course of study. So in geometry we take a point, a line and a plane as undefined term। यानी कि ज्योमेट्री में अगर हम जो किसी डेफिनेशन में पॉइंट को यूज कर रहे हैं या प्लेन वर्ड का यूज कर रहे हैं या लाइन वर्ड का यूज कर रहे हैं, तो हमको पहले इनको डिफाइन करना पड़ेगा कि व्हाट इज पॉइंट, व्हाट इज लाइन, व्हाट इज प्लेन। अगर इनको हम बिना डिफाइन किए हुए किसी डेफिनेशन को देते हैं ना तो वो डेफिनेशन मेरा इनकम्प्लीट होगा। क्यों? ये सारे टर्म जो हैं वो डिफाइंड नहीं है, ये डिफाइन हमको करनी पड़ेगी। यही चीज ये बता रहा है। तो हमने पहले ही डेफिनेशन इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, इसलिए हम लोगों ने पॉइंट को, प्लेन को, लाइन को, सबको हमने क्या किया, डिफाइन कर दिया ना। तो अब अगर हम कहीं डेफिनेशन में लाइन वर्ड या प्लेन वर्ड यूज करेंगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इन सारे टर्म्स को क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यस सर। Yes, sir. ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? नो सर। ओके, अब जो है हम अपने इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं। अब यूक्लिड ने ना ज्योमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट को डेवलप किया, ठीक है, जिसको हम लोग यूक्लिडियन ज्योमेट्री जानते हैं। तो उसने कुछ बातों को अपनी यूक्लिड ने अपने ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट को जब बनाया तो उसने कुछ बातों को रख दिया पहले ही, यानी कि वो बात को हमको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। यूक्लिड ने कुछ बातों को पहले ही बोल दिया कि ये बात हम हमेशा सही मानेंगे ज्योमेट्री में। यानी कि जो यूक्लिड ज्योमेट्री डिफाइंड है वो इन्हीं बातों को मानकर डिफाइन की गई है, ठीक है, यानी कि हमको इन बातों को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तो अब वैसे स्टेटमेंट मैथ में जिनको प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सियम। So what is axiom? Axioms are those statements in mathematics which does not require any proof. So it is those statements in mathematics
which does not require any proof. समझ में आया? ऐसा स्टेटमेंट मैथ्स में जिसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, उन सारे स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सियम। अभी तक एक भी एक्सियम मिला है तुम लोग को मैथ्स में? एक भी एक्सियम किसी को मिला है? नहीं। आवाज आ रही है मेरी? यस मेरी आवाज? एक भी एग्जाम तुम लोग को मिला है? हाँ या ना? Point is a dimensional figure. नहीं, ये तो डेफिनेशन है, एक्सियम नहीं है। एक्सियम चलो मैं तुम लोग को बताता हूं। अपना लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर निकालो, लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर निकालो। लाइंस एंगल्स चैप्टर सब कोई निकाल लिए? यस सर। पहले 4-5 पेज को पलट के देखो, कहीं एक्सियम वर्ड यूज किया गया है क्या? किसी को मिला एक्सियम? यस सर। किसको क्या है? Yes, sir. बताओ दो, एक स्टेटमेंट बताओ एक्सियम जो मिला है। कोई एक लोग मुझे बताओ क्या एक्सियम का स्टेटमेंट है? If a ray stand on a line, इफ, एक मिनट मैं If लिख a देता ray- हूं। इफ अ रे, एक मिनट धीरे धीरे बोलना। इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन, then the sum of देन द सम ऑफ two adjacent angles टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। yes sir एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। देखो जो नेक्स्ट चैप्टर ना उसमें तुमको उसमें बहुत सारे एक्सियम आएंगे। तो एक एक्सियम ये बोल रहा है कि अगर एक रे पर एक लाइन स्टैंड कर रहा है तो दो एडजेसेंट एंगल जो बनेंगे ना, इन दोनों का सम 180 डिग्री है। इसको हमको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया एक्सियम्स क्या होते हैं? इसको हम डायरेक्टली कहीं भी यूज कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन को बनाने में हम इस एक्सियम का यूज करेंगे, बट हमको इसको अगर कोई बोल रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है तो हमको इसको प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। ये मैथ्स में यूनिवर्सली ट्रू है, यूक्लिड ज्योमेट्री के अंदर ये यूनिवर्सली ट्रू है। तो वैसे स्टेटमेंट जिनको हमको प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, जो ट्रू माने जाते हैं मैथ्स में और जिनका यूज हम कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम का यूज करते हो ना, बहुत सारे मैथमेटिकल ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में ऐसे इस कॉन्सेप्ट का यूज किया हो कि नहीं? क्लास 8 में किए हो मेरे ख्याल से। Yes, sir. यस सर किए हैं। Yes, sir. ठीक है, तो वैसे स्टेटमेंट मैथ्स के जिनको हमको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में उस स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं, तो वैसे स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सियम्स बोलते हैं। समझ में आया व्हाट इज एक्सियम्स? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो एक्सियम्स का एग्जांपल तुम्हारे लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर में है। वहां पे एक्सियम 1 एक्सियम 2 करके बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो एक्सियम वो सारे स्टेटमेंट हैं जिनको हमको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम कहीं भी इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा एक्सियम्स सर एक लीनियर पेयर हाँ एक्सियम्स है। तो मैंने वही बोला कि लाइंस एंड एंगल्स में बहुत सारे एक्सियम्स मिल जाएंगे तुमको। ठीक है, तो हमको मैंने तुमको एक आइडिया दिया कि एक्सियम्स होता क्या है। ठीक है, दूसरा वर्ड है पोस्टुलेट। पोस्टुलेट वर्ड भी एक्सियम की तरह है। ये भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिनको हमको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है और जो ट्रू माने जाते हैं। बट अब तो जब दोनों सेम ही डेफिनेशन कंटेन कर रहा है तो हमने दो अलग अलग टर्म क्यों डिफाइन किए, एक्सियम और पोस्टुलेट? तो यूक्लिड ने क्या किया था, इसीलिए इस यूक्लिड का पोस्टुलेट बोला जाता है और यूक्लिड का एक्सियम्स बोला जाता है। दो अलग अलग टर्म तुम्हारे बुक में डिफाइन किए हुए हैं। ठीक है, तो यूक्लिड ने क्या किया, जो स्टेटमेंट ज्योमेट्री में यूज कर रहे हैं, जो स्टेटमेंट ज्योमेट्री में यूज किया जा रहा है और जो ट्रू है, तो उस सारे स्टेटमेंट को बोला कि वो पोस्टुलेट है। और जो ज्योमेट्री में नहीं यूज हो रहा है, जो ज्योमेट्री के बाहर यूज हो रहा है, वैसे स्टेटमेंट को क्या बोला गया? एक्सियम्स। यानी कि अगर इस जो अभी मैंने एग्जांपल दिया ना, एक्सियम जो दिया गया उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? पोस्टुलेट बोल सकते हैं यूक्लिड के हिसाब से। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सर फिर से बताइए एक बार और।
देखो मैथ्स में वो सारे स्टेटमेंट जो ट्रू माने जाते हैं, जिनको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सियम। पोस्टुलेट वर्ड भी एक्सियम ही है। पोस्टुलेट वर्ड लेकिन हम कहाँ यूज करते हैं, ज्योमेट्री में यूज करते हैं। ज्योमेट्री में हम एक्सियम को क्या बोलेंगे, पोस्टुलेट। यानी कि ज्योमेट्री में जो स्टेटमेंट ट्रू माने जाते हैं, जिनको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, उन सारे स्टेटमेंट को हम एक्सियम ना बोलकर क्या बोलेंगे, पोस्टुलेट बोलेंगे ज्योमेट्री में। आया समझ में? यस सर। Yes, sir. यानी कि अभी जो तुमको मैंने एग्जांपल दिया, जो तुम्हारे लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर का था, जो यूक्लिड के हिसाब से वो एक्सियम नहीं है, वो क्या है, पोस्टुलेट है। समझ में आया? यस सर। यस सर। क्योंकि वो ज्योमेट्री में यूज किया गया, ज्योमेट्री में यूज किया गया है। तो एक्सियम और पोस्टुलेट दोनों सेम है। एक्सियम हम डे टू डे लाइफ में बोल सकते हैं, जैसे सन राइजेज इन ईस्ट, ये मेरा एक एक्सियम है। इसको प्रूफ करने की जरूरत है क्या? No, sir. नो सर। नहीं, इसको हम पोस्टुलेट नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन जो ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट ट्रू है और जिनको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, उसको हम पोस्टुलेट बोलेंगे। बट मॉडर्न मैथमेटिक्स में, ये तो हो गया एंशिएंट मैथमेटिक्स की बात हो गई। मॉडर्न मैथमेटिक्स में हम लोग एक्सियम और पोस्टुलेट दोनों को एक ही वर्ड मानते हैं। यानी कि हम एक्सियम की जगह पे पोस्टुलेट भी यूज कर सकते हैं, पोस्टुलेट की जगह पे एक्सियम भी यूज कर सकते हैं। बट यूक्लिड्स के समय में एक्सियम्स और पोस्टुलेट दो अलग अलग वर्ड थे। एक्सियम का यूज हम ज्योमेट्री में नहीं यूज कर सकते थे, पोस्टुलेट को हम ज्योमेट्री में यूज कर सकते हैं। एक्सियम की जगह पे हम क्या वर्ड यूज करेंगे, पोस्टुलेट। और ज्योमेट्री से बाहर हम एक्सियम वर्ड यूज करेंगे। समझ में आया मैंने क्या बोला? यस सर। लेकिन मॉडर्न मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं है। अब प्रेजेंट मैथमेटिक्स हम लोग जो पढ़ रहे हैं, मॉडर्न मैथमेटिक्स है। मॉडर्न मैथमेटिक्स में एक्सियम और पोस्टुलेट दो अलग अलग वर्ड नहीं है, लेकिन यूक्लिड के समय में ये दो अलग अलग वर्ड थे। ये भी ध्यान रखना। यानी मॉडर्न मैथमेटिक्स में तुम एक्सियम बोलो या पोस्टुलेट बोलो, एक ही काम है। समझ में आया मैंने क्या बोला? मॉडर्न मैथमेटिक्स में ये दोनों अलग अलग वर्ड नहीं है, दोनों सेम ही वर्ड है। यस सर। तो कोई कंफ्यूजन एक्सियम और पोस्टुलेट में? नो सर। नो सर। ओके, मैं क्लास खत्म करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्लास का भी टाइम हो रहा है। अभी इसके आगे हम लोग और भी चीज पढ़ेंगे, थ्योरम पढ़ेंगे, कंजेक्चर पढ़ेंगे, कोरोलरी भी पढ़ेंगे, ठीक है? ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म है जो तुमको अब आगे मिलेगा। थ्योरम वर्ड भी तुम लोग को मिला है, तो हमको ये जानना होगा कि थ्योरम क्या है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन सब चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है? अभी चलो क्लास खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास का भी टाइम हो रहा है। क्लास को लिफ्ट कर सकते हो तुम लोग। बाय सर। बाय सर। सर। ओके, बाय बाय।